हाय एवरीवन। तो आज हम देखते हैं कि आर्टिकल 12 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट में फर्स्ट आर्टिकल है, तो उसमें क्या दिया गया है। ओके, तो फंडामेंटल राइट हमने लास्ट लेक्चर में काफी अच्छे से डिस्कस किए थे, मतलब उसका फिलोसॉफिकल पार्ट कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट ही क्यों कहते हैं, क्या वो जस्टिशिएबल है या नॉन जस्टिशिएबल है, क्या वो सुप्रीम है, मतलब कि वो एब्सोल्यूट है कि क्वालिफाइड है। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में काफी अच्छे से डिस्कस की है। अगर वो आपको अच्छे से वो टर्म्स क्लियर करने हो तो मैं आई बटन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वो वीडियो की। आज हम देखेंगे कि आर्टिकल 12 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। तो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताई गई। तो ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताने की इतना इंपॉर्टेंस क्यों लगा हमारे फोर फादर्स को, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे मेंबर्स थे, उन्होंने सबसे पहले आर्टिकल में, मतलब जो फंडामेंटल राइट का फर्स्ट आर्टिकल है, उसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्यों बताई है। क्योंकि मतलब जो स्टेट है, मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वो मोस्टली किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, मतलब सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे अवेलेबल है स्टेट के अगेंस्ट। मतलब अगर स्टेट कोई आर्बिट्ररी एक्शंस लेता है, मतलब अगर स्टेट अगर हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो ये स्टेट का मीनिंग क्या है वो हमें पता होना चाहिए ना, कि स्टेट के एम्बिट में क्या क्या फॉल होगा। ओके, तो इसीलिए आर्टिकल 12 को एक वाइडर सेंस में लिया कि स्टेट को क्या क्या, मतलब स्टेट के परव्यू में, मतलब हम स्टेट किसे किसे कहेंगे, वो आर्टिकल 12 में बताया। ओके, क्लियर, इतना समझ में आ गया कि स्टेट का डेफिनेशन क्यों लिया है। उसके बाद कि जो आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है, वो सीमित है सिर्फ आर्टिकल, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें जो आर्टिकल दिए गए हैं, उसमें जो स्टेट का मीनिंग, मतलब वहां पे जो स्टेट लिखा गया है वर्ड आएगा आपको, तो उसी के लिए ये आर्टिकल 12 की डेफिनेशन वैलिड रहेगी। ओके, क्लियर है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि स्टेट के अंडर में क्या क्या फॉल होता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्टेट की डेफिनेशन क्या दी गई है। ओके, तो ये जो टेक्स्ट हमने उठाया है वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है, तो उसके साथ साथ टेक्स्ट पढ़ते पढ़ते ही उसका मीनिंग हम समझेंगे। इसमें लिखा गया है कि इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट मतलब क्या, एग्जीक्यूटिव, और पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा, मतलब जहां पे हमारे लॉज बनाए जाते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट मतलब स्टेट के अंडर फॉल करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, मतलब कि सिमिलरली जो गवर्नमेंट होगा स्टेट में और जो लेजिस्लेचर होगा स्टेट में, मतलब वो यूनियन टेरिटरीज भी क्यों ना हो, तो उसके जो भी मतलब ये है वो भी स्टेट के अंडर ही फॉल होगा। उसके बाद ऑल लोकल गवर्नमेंट्स, अब लोकल गवर्नमेंट के लिए हमें पता है कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का आया था, उसके अंडर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल ऐड किया था, ये मतलब ग्रास रूट डेमोक्रेसी हमारी स्ट्रेंथन हो जाए। तो लोकल गवर्नमेंट में क्या आएगा, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, लोकल बोर्ड्स, वो सब जो भी है वो भी स्टेट के अंडर ही परव्यू में फॉल करेंगे। एंड उसके बाद बताया गया है कि अदर ऑथोरिटीज, तो ये जो अदर ऑथोरिटीज का कॉन्सेप्ट है कि और कौन सी जो भी ऑथोरिटीज है, कि इसके लिए फिर हमने सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स आए और उन्होंने एक गाइडलाइन बताई कि हम अदर ऑथोरिटीज को स्टेट कैसे मतलब बताएंगे, कि अदर ऑथोरिटीज स्टेट के अंडर में कैसे फॉल होगी, वो हम आगे भी देखेंगे। तो यही वहां पे लिखा है कि अदर ऑथोरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो भी हमारी टेरिटरी है इंडिया की, उसके अंडर जो भी मतलब अदर ऑथोरिटीज है, अगर वो गवर्नमेंट का काम कर रही है, गवर्नमेंट के फंक्शंस कर रही है, या गवर्नमेंट का उसमें ज्यादा स्टेक है, तो उसे भी हम स्टेट ही कहेंगे। ओके, अगर वो इंडिया के बाहर भी है, मतलब पकड़ के चलो कि इंडिया की एम्बेसी है यूएसए में, या इंडिया की एम्बेसी है चाइना में, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, क्योंकि वो इंडिया की एम्बेसी है, उसे भी हम स्टेट ही कहेंगे। तो ये जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है वो किसके लिए लागू है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा स्टेट का जिक्र किया गया है कि स्टेट क्या कर सकता है और स्टेट क्या नहीं कर सकता। ओके, तो ये डेफिनेशन सिर्फ ये पार्ट के लिए ही है। क्लियर है, तो अब बाकी चीजें हम नेक्स्ट स्लाइड में तो अभी हम देखते हैं कि क्या 5 पॉइंट मतलब बताए गए थे, मतलब 5 पॉइंट टेस्ट कौन सी थी कि जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो ऑथोरिटी, मतलब अदर ऑथोरिटी स्टेट के एम्बिट में फॉल होगी कि नहीं। वो कौन सा केस था, वो केस था आईडी शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1970 में, जिसमें जस्टिस पीएन भगवती ने ये 5 पॉइंट्स बताए थे कि आप अगर आप कंफ्यूजन है कि आपको डिसाइड करना है कि वो अथॉरिटी स्टेट के एम्बिट में आती है या नहीं, कि स्टेट का इंस्ट्रूमेंट है या नहीं,
तो आप ये 5 टेस्ट से क्लियर कर सकते हो। ओके, मतलब एज अ गाइडलाइन कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट वेयर द स्टेट इज द चीफ फंडिंग सोर्स, मतलब कि मेजोरिटी सोर्स अगर फंडिंग उस ऑथोरिटी का स्टेट से आता है तो उसे हम स्टेट ही कहेंगे। मतलब कि रेलवेज, रेलवेज में मेजोरिटी स्टेक होल्डर कौन है, मतलब कि टोटल स्टेक होल्डर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ही है। उसके बाद LIC, उसके बाद सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसे हम स्टेट ही कहेंगे। उसके बाद देखते हैं कि डीप एंड परवेजिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट, इस स्टेट का जिसके ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल है। उसके बाद फंक्शनल कैरेक्टर बीइंग गवर्नमेंट इन इट्स इसेंस, कि वो गवर्नमेंट के जैसे ही काम कर रहा है, उसे भी हम स्टेट ही कहेंगे। और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर टू अ कॉर्पोरेशन, अगर कोई कॉर्पोरेशन है और उसको एक गवर्नमेंट का कोई एक पार्ट अगर ट्रांसफर होता है तो वो भी स्टेट कह के ही बुलाएगा। एंजॉयज मोनोपोली स्टेटस, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी करके काम कर रहा है गवर्नमेंट के एम्बिट में, उसे भी हम स्टेट ही कहेंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ, अगर कोई जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है उसे हम क्या कहेंगे, स्टेट ही कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को फंडिंग कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लोकल स्कूल जो होता है गवर्नमेंट की, उसे भी हम स्टेट ही बुलाएंगे। ओके, तो ये सारी चीजें इसके लिए लागू है सर, मतलब फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। उसमें जो स्टेट अगर ये वर्ड आता है, और उसमें अगर हमें डिसाइड करना होता है कि फंडामेंटल राइट्स को ये इन्फ्रिंज कर रहा है कि नहीं, तो ये वाइडर नोटेशन हम कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है कि स्टेट के अंडर में जो अदर ऑथोरिटीज है उसके लिए क्या क्राइटेरिया दिया गया है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि जो जुडिशरी है वो स्टेट का पार्ट है या नहीं, मतलब अंडर आर्टिकल 12 द डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो दी गई है उसमें जुडिशरी आएगा या नहीं आएगा। तो जो हमने डेफिनेशन देखी थी उसमें था क्या, जुडिशरी नहीं, एक्सप्लिसिटली कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था। बट गवर्नमेंट अगर हम बोलते हैं तो गवर्नमेंट में तो 3 पार्ट आते हैं, एक आता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। बट जुडिशरी तो प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट है। तो जुडिशरी को अगर हम उसके एम्बिट में लेते हैं तो ये तो काफी केओस क्रिएट कर लेगा, ये तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर लेगा। तो इसीलिए फिर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, वो आया था रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा 2002 में। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया गया था कि जो जुडिशरी है वो स्टेट के एम्बिट में नहीं आएगी अंडर आर्टिकल 12, मतलब जुडिशरी मतलब हायर जुडिशरी ये स्टेट का पार्ट नहीं होगी। ओके, समझ में आ गया, इतना अच्छे से क्लियर हो गया कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। और ये स्टेट की डेफिनेशन सिर्फ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए ही वैलिड है। ओके, बाकी कोई भी आर्टिकल के लिए, बाकी रेफरेंस के लिए इसका हम रेफरेंस नहीं दे सकते। ओके, थैंक यू सो मच।